Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of अगस्त वीक 4. ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त वीक 4 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उसे भी अच्छे तरीके से आपको देखना है। देखो, फर्स्ट न्यूज हमारा आता है ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सभी को पता है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अटेंड की 2 डेज मैलेट्स कॉन्क्लेव 2022। अभी 2 दिन की अगस्त में मैलेट्स कॉन्क्लेव हुई थी जिसको अटेंड किया निर्मला सीतारमन जी ने। इसकी थीम क्या थी? मेकिंग मैनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट एंटरप्रेन्योर्स, ये इसकी थीम थी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? 2 days millet conclave recently held in which of the following place of India? कहां पर हुई ये माइलेट्स कॉन्क्लेव? जो हुई वो रायचूर कर्नाटक के अंदर हुई। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? नाबार्ड ने और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। माइलेट्स पर कॉन्क्लेव हुई कहां पर और उसको अटेंड किसने किया? पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आजकल माइलेट्स वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है। सभी को पता है कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट में भी अनाउंस किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ठीक है, क्योंकि वो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, उन्होंने भी बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स अगले साल 2023 को 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023। एक तो ये याद रखना है किसने अनाउंस किया था ये। वैसे तो इंडिया में तो निर्मला सीतारमन ने बजट में बात की थी, वैसे ये अनाउंसमेंट एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। ठीक है, उसके साथ माइलेट्स डे भी मना रहे हैं। अभी हाल ही में ओडिशा ने अभी हाल ही में ओडिशा ने 10th ऑफ नवंबर को मनाया माइलेट्स डे। कौन सा डे? माइलेट्स डे। तो याद रखो माइलेट्स डे 10th ऑफ नवंबर। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023। माइलेट कॉन्क्लेव अभी हाल ही में कर्नाटक में हुई थी, जिसको अटेंड करने के लिए निर्मला सीतारमन जी गई थी, जो नाबार्ड ने और वहां की यूनिवर्सिटी ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। ये तीन बातें माइलेट्स के बारे में थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। पहला न्यूज क्लियर हो गया, अगले न्यूज की ओर चलते हैं और अगला न्यूज ये आता है हमारा इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है। देखो, 17th प्रवासी भारतीय दिवस, 17th प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्या होता है प्रवासी भारतीय दिवस? एनआरआई डे, एनआरआई डे भी बोला जाता है इसे। क्यों मनाते हैं? हमारे देश में जब 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे 9th ऑफ जनवरी को, जिस रीजन की वजह से इस डे को मनाया जाता है एनआरआई डे। इसको मनाना शुरू किया था 2003 से। कौन सा डे? एनआरआई डे। कब मनाया जाता है? 9th ऑफ जनवरी को। इस बार कहां मनाया जाएगा उसका वेन्यू डिसाइड हुआ अभी। इस बार इसे इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। इंदौर वही जो इंडिया का सिक्स्थ टाइम सबसे साफ शहर बना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ उसमें छठी बार इंदौर टॉप पे आया है और इसी इंदौर में मनाना है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरी बात क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस पे ना कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं दूसरे देश का। ठीक है, कोई ना कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं दूसरे देश का। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इस बार गुयाना के प्रेसिडेंट बुलाए हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, जो इस बार रहेंगे प्रेसिडेंट, जो इस बार रहेंगे क्या? चीफ गेस्ट। गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली एनआरआई डे पर, एनआरआई डे पर इंडिया में चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों को याद रखना, जब भी कोई चीफ गेस्ट आता है ना तो उनका नाम वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो हमारा रिपब्लिक डे है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं फतेह अल सीसी। ठीक है, नाम याद रख लें, सीसी। ठीक है, फतेह अल सीसी उनका नाम है। वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जो 26 जनवरी को आएंगे। ओके, रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट। बट जो प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे भी बोलते हैं उसे, एनआरआई डे वाले दिन गुयाना के प्रेसिडेंट इंडिया में चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। तो ये दोनों की दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है कि ये दोनों चीफ गेस्ट जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट, अगला न्यूज आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमांता बिस्वा शर्मा हैज लॉन्च विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। हाँ भाई, विद्या रथ। विद्या रथ अभी हाल ही में कौन सी स्टेट में शुरू हुआ? आसाम में। इसमें क्या है स्पेसिफिकली, नाम से ही पता चल रहा है विद्या रथ है कि स्कूल्स के अंदर ही, देखो सॉरी, वैन्स के अंदर ही अगर बात करते हैं, वैन्स के अंदर, स्कूल बसेस के अंदर ही, जैसे स्कूल बसेस को ना कुछ दूर दराज के एरिया में लेकर जाया जाएगा और उस स्कूल बस में सारी की सारी फैसिलिटी बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की किताबें, सब कुछ उस बस के अंदर होगी। अब जहां पर स्कूल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बहुत दूर दराज के एरिया है, वहां पर ये बस तो जा सकती है और बस में टीचर्स भी होंगे और बच्चों को वहीं पर जाकर पढ़ाया जाएगा। तो विद्या रथ, विद्या रथ कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर है आसाम। विद्या रथ आसाम की है। तो आसाम के बारे में कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं। आसाम के बारे में सबसे पहला जो न्यूज आया, एक तो अगस्त के 4th वीक का पता चल गया विद्या रथ, बाकी कुछ एडिशनल, ठीक है, जो भी पिछले दिनों चल रहे थे। एक आता है हमारा बैक्यो फेस्टिवल, बैखो, BAIKHO, बैखो फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। आसाम की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से नवाजा गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू आसाम पुलिस। आसाम की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है। आसाम के अंदर जो कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पर लगता है अंबुबाची मेला, सबसे फेमस टेंपल है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, कामाख्या देवी। वहां कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आया, आसाम के सीएम साहब ने अभी हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है, जिसमें जो वुमेन्स वीवर्स हैं आसाम में रहने वाली, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये योजना शुरू की गई, स्वनिर्भर नारी। उसके साथ साथ आसाम की बात कर लेते हैं तो मिशन भूमिपुत्रा शुरू किया इन्होंने। भूमिपुत्रा का मेन मोटिव क्या है कि ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को बनवाना होता है तो वो ऑनलाइन ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जगह जगह पर उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मिशन भूमिपुत्रा इन्होंने शुरू किया है। और अभी हाल ही में आसाम के अंदर, आसाम के अंदर एक फेस्टिवल हुआ, सिलचर शैलेट फेस्टिवल। सिलचर शैलेट फेस्टिवल जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इसमें शिरकत की, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों को दर्शाते हुए यह फेस्टिवल हुआ, सिलहट सिलचर फेस्टिवल। सिलचर सिलहट फेस्टिवल अभी हाल ही में आसाम में हुआ। तो ये सारी चीजें आसाम के बारे में थी, एक बार दोबारा देख लो आसाम को। ये लो, पहला पॉइंट तो ये था, कहां गया आसाम का, ये रहा, विद्या रथ। विद्या रथ स्कीम आसाम में शुरू हुई। बैखो फेस्टिवल, ओके, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, अंबुबाची मेला, कामाख्या देवी टेम्पल में स्वनिर्भर नारी योजना, मिशन भूमिपुत्र और उसके साथ सिलचर सिलहट फेस्टिवल। ये सारा का सारा ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कहां पर चल रहा है? आसाम, आसाम, आसाम के बारे में ये सारी बात चल रही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। ये लीजिएगा, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा ये, उत्तर प्रदेश विल एस्टेब्लिश, उत्तर प्रदेश विल एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। इंडिया का पहला पहला एजुकेशन टाउनशिप जो बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला पहला एजुकेशन टाउनशिप जो बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इट विल बी डेवलप्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री
multiple exit. Single entry multiple exit. It aims to provide high quality education to the youth and equip them with a variety of professional skill in one place. देखो सिंपल सी बात है, एक ही जगह पर अलग अलग तरीके की स्किल्स बच्चों को सिखाई जाएंगी। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मतलब आओगे तो तुम अपना सिर्फ सिंगल एंट्री के साथ तो बहुत सारी चीजें सीख कर वहां से जाओगे। इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप जो बनाया जा रहा है वो कहां पर बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ये अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है, इंडिया का पहला पहला एजुकेशन टाउनशिप यूपी में। ठीक है, अब यूपी की बात चल रही है तो तुम्हें पता है कि यूपी से रिलेटेड और बातें मैं करने वाला हूं। यूपी में अभी हाल ही में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत हुई है। अमृत सरोवर वैसे सेंट्रल लेवल की योजना है। इसका जो पहला पहला कह सकते हैं ना इनोग्रेशन, वो यूपी के रामपुर में हुआ है। इसका मेन मोटिव है इस योजना का 75 75 पॉइंट्स लगाने हैं हर एक प्लेस पर। हर एक प्लेस पर 75 पॉन्ड्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। ठीक है, अमृत सरोवर योजना है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। यूपी के अंदर अभी हाल ही में पहला ऐसा स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? यूपी। इसका मतलब क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाइड चूज किया जाएगा और उसके प्रमोशन के लिए वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है और उसके साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट वहां का फेमस है उसे ऑल ओवर इंडिया और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जा सके। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ने वाला पहला स्टेट यूपी बना है। और ये तो सभी को पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पहली पहली कल्चरल कैपिटल, फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पहली कल्चरल कैपिटल वाराणसी बनी है। उसके साथ साथ अगला आता है हमारा कौन सा? पंचामृत योजना। पंचामृत योजना फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत योजना, ये भी यूपी की है। और उसके साथ साथ यूपी ने अभी हाल ही में पहली पहली फर्स्ट नाइट सफारी शुरू किया लखनऊ में। यूपी शुरू कर रहा है फर्स्ट नाइट सफारी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है ना लखनऊ का, कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में ये पहली पहली नाइट सफारी शुरू की जा रही है। जो ये कह रहे हैं सिंगापुर नाइट सफारी होती थी जो, उसकी कॉपी इन्होंने की है। अब इंडिया के अंदर नाइट सफारी लोग कर पाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे नाइट सफारी क्या है कि मतलब अंधेरा है पूरा और ये देखो गाड़ी के बीच में, ये गाड़ी है प्रॉपरली, उसके बीच में लोग हैं और वो शेर देख रहे हैं। और मतलब जो एक कह सकते हैं ना एडवेंचर सा किसी ने कुछ करना हो तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली है। ठीक है, इंडिया की पहली पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू की जा रही है। ओके, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ये यूपी के बारे में थे। ओके, तो ये यूपी के बारे में थे। एक बार यूपी को मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं। इंडिया की पहली एजुकेशन टाउनशिप, फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश, अमृत सरोवर रामपुर में शुरू की गई। ये योजना क्या है? 75 वाटर पॉइंट्स बनाने का लक्ष्य है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर पॉइंट बनाए जाएंगे अमृत सरोवर योजना के तहत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ने वाला इंडिया का पहला स्टेट यूपी बना है। एससीओ के अनुसार पहली पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल वाराणसी बनी है। पंचामृत योजना किसानों की, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए बना है। और इंडिया की पहली नाइट सफारी लखनऊ के अंदर कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में शुरू की गई है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, ये सब पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को मैंने डिफाइन किए हैं। तो अच्छे तरीके से हर एक चीज अगर देखोगे तो बार बार देखने से ही चीजें याद हो पाती हैं। ठीक है, एक बार में से याद नहीं होती है, जैसे आप सभी को पता है। बार बार चीजों को रिवाइज करते चले जाओ, वो आप लोगों के माइंड में सेट होते चले जाएंगे। ठीक है,
उत्तराखंड की बात चल रही है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहां पर लगा है ये? कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में लगा है। किसने लगाया है? दिगंता, दिगंता नाम का एक स्पेस स्टार्टअप, दिगंता नाम का एक स्पेस स्टार्टअप जिन्होंने लगाया है अभी हाल ही में पहला पहला ये सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहां पर लगाया है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में कहा? गढ़वाल रीजन में। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में लगाया गया पहला स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, उत्तराखंड की बात चल रही है तो बाकी भी देख लो भाई उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप शुरू किया गया। उत्तराखंड के अंदर हिम प्रहारी योजना को शुरू किया गया एक्स सर्विसमैन और यूथ के लिए। उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने ड्रोन को यूज किया हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन को यूज करने वाला पहला स्टेट। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इनिशिएट करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के रानीखेत में हिमालयन स्पाइस गार्डन, हिमालयन स्पाइस गार्डन उत्तराखंड के रानीखेत में लगाया गया है। ये सारी बातें उत्तराखंड के बारे में हैं, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने? ये दिगंता नाम के स्पेस स्टार्टअप ने उत्तराखंड के अंदर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी लगाई है। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, कभी भी कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कह सकते हैं करप्शन कर रहा है, मतलब घूस ले रहा है, तो इस नंबर पे फोन करके वो सारी उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन और यूथ के लिए हिम प्रहारी स्कीम, ड्रोन को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड, उसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड है। हिमालयन स्पाइस गार्डन पहला पहला उत्तराखंड में खुला है। और ये सारी बातें उत्तराखंड के बारे में थी। अब चलते हैं कुछ नई चीजों की ओर। स्टेट्स के बारे में अब हम लोगों ने 3-4 स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ले ली है। ज्यादा भी अगर स्टेट 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 देख लेंगे तो इंफॉर्मेशन सारी मिक्स हो जाएगी। अब सिंगल सिंगल वन लाइनर की ओर बढ़ते हैं। एस्कॉन का नाम सुना होगा सभी ने। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एस्कॉन। एस्कॉन का ना हेडक्वार्टर बन रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे ऊंचा मंदिर होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा धार्मिक प्लेस, रिलीजियस मॉन्यूमेंट बनेगा। ये एस्कॉन का हेडक्वार्टर कहां पर बन रहा है? वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखना है। चाहे आप इसको पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ कहोगे तो शुभम सर को कह देना, मैं पीडीएफ भी सेंड करवा दूंगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें वन लाइनर की फॉर्म में पढ़नी है कि $100 मिलियन की कोस्ट से 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। हेडक्वार्टर जो है वो इसका बनेगा, एस्कॉन का हेडक्वार्टर बनेगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे लंबा भी, ठीक है, जो कह सकते हैं रिलीजियस मॉन्यूमेंट बनेगा, वो बनेगा ये वैदिक प्लांटेरियम, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लांटेरियम। ठीक है, पता चल गया कहां बनेगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और वो भी तुम्हें पता है ना, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में इंडिया की पहली पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो इंडिया की पहली पहली, वो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में ही चलेगी। ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है। ये भी याद रख लेना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर कहां बन रहा है? कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा? ये एस्कॉन वाला होगा। ठीक है, पता है आप लोगों को, एस्कॉन सभी ने सुना होगा। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला आता है हमारा 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट, बायो एशिया 2023। बायो एशिया 2023 फरवरी में होगी हैदराबाद में। ठीक है, बायो एशिया 2023 फरवरी में होगी हैदराबाद में, जिसका थीम क्या रहेगा? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ओके,
ये इसका थीम रहेगा। मेनली वेन्यू याद रखना, बायो एशिया, बायो एशिया हैदराबाद में, बायो एशिया हैदराबाद, बायो एशिया हैदराबाद में। आगे हैदराबाद की बात चल रही है, मतलब तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में अगर कुछ देखना चाहो तो निथन्ना बीमा योजना, जो वीवर्स होते हैं ना, हैंडलूम्स वाले वीवर्स, उनको, उनके लिए जो एक इंश्योरेंस कवर है 5-5 लाख रुपए का, वो है निथन्ना बीमा योजना, जो तेलंगाना की है। उसके साथ साथ इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट हैदराबाद के अंदर लगाया गया था, जिसका नाम था ईगल। टीचिंग रोबोट है, रोबोट पढ़ाएगा बच्चों को। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, और ये तो दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। हैदराबाद के अंदर क्या हो रहा है, बायो एशिया 2023 अगले साल होनी है, फरवरी में बायो एशिया 2023 हैदराबाद में। निथन्ना बीमा योजना वीवर्स के लिए, और पहला टीचिंग रोबोट हैदराबाद में ही शुरू किया। ये तीनों बातें, पॉइंट तो एक ही था लेकिन दो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। चलो उसके बाद हाइड्रोजन, चलो भाई हाइड्रोजन वर्ड को पकड़ लिया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जिसका नाम क्या है, कोराडिया इलिंट। कोराडिया इलिंट कौन से देश ने चलाई, जर्मनी ने। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कौन से देश ने चलाई है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। उस देश का नाम क्या है, याद रख लीजिएगा, जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में चली है, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या पता है तुम्हें, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला फ्लाइंग बोट ये चला यूएई में। हाइड्रोजन से चलने वाला पहला फ्लाइंग बोट यूएई में, ट्रेन जर्मनी में। हाइड्रोजन को कुकिंग गैस की फॉर्म में यूज करने वाला, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हाइड्रोजन को कुकिंग गैस की फॉर्म में यूज करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड। अरे वही स्कॉटलैंड जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री कर दिया, सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री करने वाला पहला देश बना था, वही स्कॉटलैंड की बात चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला फ्लाइंग बोट यूएई में चला है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बेल्जियम ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड, मैक रदरफोर्ड हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो, अकेला ही उड़ गया ये, 17 साल का, स्मॉल एयरक्राफ्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 5 मंथ, 5 महीनों तक इसने उड़ान भरी। और इस बीच इन्होंने, कहते हैं कि 52 देशों में इन्होंने यात्रा करी है, 52 देश, 5 महीने तक कॉन्टिन्यूसली इन्होंने उड़ान भरी, 52 देशों में इन्होंने यात्रा करी है। पर्सन का नाम क्या है, मैक रदरफोर्ड। मैक रदर, नाम ही देखो रदरफोर्ड है, मैक रदरफोर्ड ये यंगेस्ट पर्सन बने हैं जो अकेले फ्लाई सोलो इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 5 मंथ। तो नाम याद रख लेना, रदरफोर्ड, मैक रदरफोर्ड, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैक रदरफोर्ड की बात चल रही है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया। गवर्नमेंट कभी क्या शुरू कर रही है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ऑम्बड्समैन, वन नेशन वन पुलिस, अब शुरू कर दिया वन नेशन वन फर्टिलाइजर। कोई भी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अपना नाम जो है वो सेम नाम पर रखेगी, ठीक है। और जैसे भारतीय जन उर्वरक परियोजना उसको वहां पर लिखना होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना उसको लिखना होगा, अपने जो भी वो बना रही है, जो भी वो फर्टिलाइजर बना रही है, वो बना रही है फर्टिलाइजर, उसको उसके ऊपर सारा का सारा मेंशन करना होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर शुरू हो चुका, मतलब ताकि फर्टिलाइजर में किसी भी टाइप से किसानों को कोई दिक्कत ना हो यार, एक ही जगह पर उनको प्रॉपरली तरीके से उनको पहचानने की जरूरत ना पड़ेगी, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये चीजें। भारत ब्रांड रखा है इसका, नाम क्या रखा है, भारत, भारत ब्रांड। चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जम्मू कश्मीर ने पता है क्या शुरू किया है, अब जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था, सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। कोई भी आतंकवादी या घुसपैठिए बाहर से बाउंड्री से क्रॉस कर कर इंडिया में आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बेसिकली एरियाज में, और वहां के लोगों को उससे बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है। तो अब ना
जम्मू कश्मीर के अंदर एक शुरू करी है योजना, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। इसमें ना गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर कोई टेरर अटैक होता है तो तुम क्या करोगे। उस समय पहला काम तो तुम्हारा है, मिलिट्री वाले तो बाद में आएंगे। फर्स्ट काम तो तुम्हारा है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये जनधन योजना की बात चल रही है। जनधन योजना ने ना अभी हाल ही में अपने कितने साल पूरे किया, 8 साल। क्योंकि 28 अगस्त को 28 ऑफ अगस्त को ये योजना शुरू की गई थी 2014 में। इसके 8 साल पूरे हो गए। ठीक है, 8 साल पूरे हो गए तो उसका इसमें रिकॉर्ड बता रखा है कि इन 8 सालों में इस योजना ने क्या क्या अचीव किया है। देखो, जनधन अकाउंट कितने खोल दिए, और जब ये योजना शुरू हुई थी ना, पहले दिन ही इन्होंने 15 लाख अकाउंट खोलकर गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया था। एक ऐसी योजना जो फर्स्ट डे में ही जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया था। ठीक है, अभी तक 46.25 करोड़ अकाउंट इसमें खुल चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें से मोस्ट ऑफ द वुमेन्स है, 66.79% वुमेन्स है जनधन अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बोल रखा है कि कितने अकाउंट खुले, कितना पैसा इसके अंदर डिपॉजिट हो चुका है अभी तक। 1,73,954 करोड़ इस योजना के अंदर टोटल डिपॉजिट हो चुका है जनधन योजना के अंदर। और रुपए कार्ड कितने इशू हो चुके हैं, इतना ज्यादा आप लोग ना देखो। बेसिकली 2-3 पॉइंट पढ़ो। जनधन योजना को 8 ईयर पूरे हो गए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान रिसेंटली कंप्लीटेड 8 इयर्स। ठीक है, कौन से प्लान को भी हाल ही में 8 ईयर कंप्लीट हुए हैं, या कौन से प्लान को भी जनधन योजना को कितने साल कंप्लीट हुए हैं। ऐसे टोटल कितने अकाउंट खोले, 46.25 करोड़। इसमें 1,73,954 करोड़ रुपए जनता का जमा हो चुका है। जनधन योजना याद रखना। इसके बारे में और क्या बताऊं। हाँ, जब ये योजना शुरू हुई थी, मेरा खाता भाग्य विधाता इसका स्लोगन रखा गया था। ठीक है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, और इसके अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात कर लें तो पहले इसके अंदर 1 लाख का होता था, अब 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया गया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसके अंदर 2 लाख का कर दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस 30,000 का है। ठीक है, और साथ साथ ये जो योजना है, ठीक है, इसको शायद बढ़ाकर ना कह रहे थे कि इसको 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर देना चाहिए। ठीक है, अभी ये 30,000 का कह रहे थे, इसको बढ़ाना है। ठीक है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पहले 1 लाख का था, अब 2 लाख का हो चुका है। साथ साथ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अकाउंट में अगर बैलेंस ना हो ना तब भी निकलवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपए का। ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप इतने तक निकलवा सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है उसके लिए भी कि आपका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, तब जाकर ये 10,000 रुपए तक का लोन कह सकते हैं हम लोग, मिल सकता। ओवरड्राफ्ट वैसे तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉमर्स में पढ़ा होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जिसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। और उसके साथ साथ, ठीक है, एयरपोर्ट्स की बात चल रही है तो एयरपोर्ट में ये भी देख लो। एक तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह, दूसरा होलोंगी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके डोनई पोलो, डोनई पोलो नीचे लिखा भी है वैसे तो, डोनई पोलो एयरपोर्ट। होलोंगी का नाम चेंज करके, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बन रहा है ना होलोंगी, उसका नाम चेंज करके डोनई पोलो। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह रख दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों का नाम है ना। और एक वो नहीं था गोवा के अंदर जो बन रहा है मोपा एयरपोर्ट, गोवा के अंदर जो मोपा एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भी चेंज होकर किसी एक फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कह चुके, इंडिया के मतलब डिफेंस के फील्ड में काम करने वाले बहुत ही माने ताने पर्सनैलिटी, उनके नाम पर रखा जा रहा है कहाँ का एयरपोर्ट, अभी मैंने बताया गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम।
तो 3 एयरपोर्ट के नाम अभी हाल ही में चेंज हुए। एक तो गोवा के मोपा वाला, एक डोनगी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके, और तीसरा शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। ये तीनों अभी न्यूज में चल रहे थे। तीनों मतलब इन चीजों को ना कंपाइल करके पढ़ोगे ना तब याद रह पाती हैं। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट काउ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन अ संचोरी इन राजस्थान। संचोर नाम की कोई जगह है राजस्थान में, वहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहला काओ के डंग से सी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्लांट लगाया है। काओ के डंग से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्लांट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगाया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये तुम्हें पता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये वो है ना महारत्न कंपनी, याद है ना महारत्न पूरा पढ़ा रखा है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। हमारे देश में पहले 10 महारत्न थी, 2 और नई ऐड हो गई। कौन कौन सी नई ऐड हो गई? ठीक है, कौन कौन सी नई अभी हाल ही में ऐड हुई है? एक तो ऐड हुई है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, एक हुई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन दो नई महारत्न कंपनी बनी है। आज इंडिया में 12 महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसका पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का। चलो आगे देखो, जीआई टैग मिला। जीआई टैग तो तुम्हें पता है क्या होता है। जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उसको वहां का फेमस प्रोडक्ट बनाना हो, हमारे देश में ज्योग्राफिकल, यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन किया कि नहीं, चलो नहीं है जो ये ना, इसके लिए तो टॉपिक मैंने आप लोगों को एक आधे घंटे की क्लास बना के दे रखी है जीआई टैग पर, कि इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें उसका काम क्या है कि पूरे इंडिया में जो प्रोडक्ट फेमस है उसको जीआई टैग दे दो। टैग दे दो उसको, टैग दे दो, मतलब अगर कोई भी पर्सन उसकी कॉपी कर रहा है तो उसको वो इलीगल माना जाएगा। कोई भी पर्सन उसको ऐसे नकली बेच रहा है तो वो उसको इलीगल माना जाएगा। ये प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर तो फेमस करना ही है, वर्ल्ड लेवल पर भी फेमस करने हैं। आप न्यूज में देखते होंगे कि अभी जो महाराष्ट्र के धारवाड़ का सपोटा है, चीकू, चीकू बाहर एक्सपोर्ट हुआ है। बिहार की शाही लीची बाहर एक्सपोर्ट हुई। ये वही प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला होता है। जीआई टैग से उनकी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनती है। तो इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये सारा दाव पेच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़ाए थे कि कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दो ताकि उसकी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बने। अभी मिथिला के मखाने को, बिहार के अंदर मिथिला के मखाने को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बिहार में मिथिला का मखाना जीआई टैग दिया गया है। आगे देखो, अगला पॉइंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो थे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलसिंकी, व्लादिमीर जेलसिंकी को अभी हाल ही में लिबर्टी अवार्ड मिला है। लिबर्टी अवार्ड मिला है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, जो इसको यूएसए ने दिया है। यूएसए ने अभी हाल ही में लिबर्टी मेडल किसे दिया है? लिबर्टी मेडल व्लादिमीर जेलसिंकी। व्लादिमीर जेलसिंकी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कौन सा अवार्ड, कौन सा मेडल मिला है? लिबर्टी मेडल। ठीक है, और इनको जो भी $1 लाख मिले, इन्होंने कहा सारा का सारा मेरा पैसा मेरे ही देशवासियों में लगा दो, क्योंकि सभी को पता है यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत दिक्कत चल रही, तो सारा का सारा पैसा वहां पर लगा दिया जा रहा है। तो लिबर्टी मेडल किसको मिला है? व्लादिमीर जेलसिंकी। उसके साथ अभी थोड़े दिन पहले कोर चल रहा था, ये पर्सन ऑफ द ईयर भी बने हैं, मैंने ये डाल दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलसिंकी टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी बने हैं। दोनों न्यूज याद कर लेना, टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलसिंकी, और उसके साथ साथ लिबर्टी मेडल, दोनों व्लादिमीर जेलसिंकी, दोनों चीजें व्लादिमीर जेलसिंकी। ठीक है, याद रख लेना ये दोनों के दोनों, लिबर्टी मेडल और टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। चलो आगे बात करते हैं बुक के ऊपर। अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ यूएसए हैज सिलेक्टेड फॉर द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज दिया जाता है बेसिकली
बहुत सारी फील्ड में होता है, इसका एक मेन है जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये अभी हाल ही में किसको मिला है, वो मिला है बांग्लादेश की फहमीदा आजीम, फहमीदा अजीम को ये अभी हाल ही में कौन सा मिला है, पुलित्जर प्राइज। प्राइज का नाम क्या है, पुलित्जर प्राइज। ओके, पॉइंट याद रखना है। और एक ना उसमें कंफ्यूज मत हो ना, एक होता है पुलित्जर और एक होता है प्रित्जकर। प्रित्जकर वो दिया जाता है आर्किटेक्चर में, पुलित्जर इसके तो कुछ और भी फील्ड्स हैं, ठीक है, फोटो जर्नलिज्म है, आर्ट है ये तो पुलित्जर हो गया। प्रित्जकर वो सिर्फ एक फील्ड में दिया जाता है, क्या बताया, प्रित्जकर एक ही फील्ड में दिया जाता है, वो कौन सा है, आर्किटेक्चर के फील्ड में, प्रित्जकर। ये है पुलित्जर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बात कर लेते हैं जर्मनी के चांसलर को, जो जर्मनी की पुरानी चांसलर एंजेला मार्कल हुआ करती थी, उनको यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया। यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है बहुत सारे रिफ्यूजीज के लिए, यूनेस्को पीस प्राइज जर्मनी की फॉर्मर चांसलर, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे रिफ्यूजीज को शरण दी थी, ठीक है, शरणार्थी जो बाहर से आते हैं दूसरे देशों से, उनको शरण दी थी, जिस कारण से इनको क्या मिला है, यूनेस्को पीस प्राइज। यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है, जर्मनी की पुरानी चांसलर एंजेला मार्कल, ठीक है। लिबर्टी मेडल पता चल गया है, लिबर्टी मेडल किसको मिला है, व्लादिमीर जेलसिंकी को। और यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है, एंजेला मार्कल। ये यूनेस्को पीस प्राइज है, वो नहीं है नोबल वाला नोबल पीस प्राइज, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर में दिए जाते हैं, उनके बारे में भी सारा डिस्कशन करूंगा। ये सिर्फ क्या है, अभी इतना याद रख लेना, यूनेस्को पीस प्राइज है, इसको यूनेस्को देता है, इसमें नोबल पीस प्राइज वाला कोई चक्कर नहीं है। चलो अगला आता है दिविता राय। दिविता राय कर्नाटक की मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय, दिविता राय बनी है, दिविता राय बनी है। इनको क्राउन किसने पहनाया, हरनाथ संधू ने, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स में, मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी दिविता राय, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिस दीवा, मिस दीवा दिविता, मिस दीवा यूनिवर्स दिविता, याद रखना है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे मिस यूनिवर्स में। चलो गरबा को, गरबा को यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को तो पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरा का पूरा मैंने सेशन लिया हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और इनटेंजिबल वाला भी लिया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी, सारे पुराने सेशन ना देख लिया करो जो आपके लिए पहले डाले हुए हैं, ठीक है। गरबा को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 40 है, 40 है, और इनटेंजिबल कितनी है, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल यहां पर टोटल है 14। और अब कौन सी नई ऐड हो जाएगी, अभी तो नॉमिनेट हुई है ना गरबा, तो अगर गरबा ऐड हो गई तो 15th बन जाएगा यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कितनी बन जाएंगी फिर, 15 बन जाएंगे, अभी कितनी है 14 है। आगे बात कर लेते हैं बुक के ऊपर, चलो बुक तो ऐसे ही याद रखनी होती है। इंडियन इकोनॉमिस्ट पुलाप्री बाला कृष्णन, जिन्होंने एक बुक लिखी, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। उस समय इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, आज इंडिया की इकोनॉमी क्या है, पूरा उसके बारे में बाला कृष्णन जी ने बुक लिखी है। बाला कृष्णन, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। आगे पेटीएम के आने वाले 5 सालों के लिए नए सीईओ वही विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा पेटीएम, तो यही फाउंडर विजय शेखर शर्मा, पेटीएम विजय शेखर शर्मा पेटीएम के नए सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की के वाई सुब्रमण्यम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के लिए, आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के लिए इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनका नाम क्या है, के वाई सुब्रमण्यम, के वाई सुब्रमण्यम, इन्हें बनाया गया है। उसके साथ साथ इंडियन फुटबॉलर स्ट्राइकर मनीषा कल्याण पहली इंडियन फुटबॉलर बनी है टू प्ले द
यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन्स चैंपियनशिप लीग बाय मेकिंग हर डेब्यू फॉर, मतलब अभी हाल ही में ना फर्स्ट इंडियन फुटबॉल टू प्ले, पहली ऐसी इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने अभी हाल ही में यूईएफए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन चैंपियनशिप लीग के अंदर अभी डेब्यू किया फॉर अपोलियन लेडीज एफसी इन द यूरोपियन क्लब कंपटीशन। चलो ये तो सिर्फ इतना सा मनीषा कल्याण के नाम से याद रख लेना, पहली यूईएफए वुमेन चैंपियनशिप में जाने वाली बनी है और डेब्यू करने वाली अभी जो लड़की बनी है वो कौन सी इंडियन फुटबॉलर है, मनीषा कल्याण। क्या नाम है, मनीषा कल्याण। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, बस अब तो खत्म होने वाले, टेंशन मत लो। इंडियन ओपनर शुभमन गिल ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने सचिन तेंदुलकर का अभी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें क्या बोला है, इन्होंने स्कोर किया 130 रन 97 बॉल्स में, 97 बॉल्स में 130 रन इन्होंने अभी हाल ही में बनाए हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड पहले था 127 रन्स का। ठीक है, द प्रीवियस हाईएस्ट रिकॉर्ड ओडीआई अगेंस्ट जिम्बाब्वे वाज एन इंडियन बाय द सचिन तेंदुलकर, 127 रन का रिकॉर्ड था। अब 130 रन का रिकॉर्ड बनाया है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, वो बनाया है किसने, शुभमन गिल ने। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, शुभमन गिल ने, याद रखना है। आगे आता है वर्ल्ड वाटर वीक। वर्ल्ड वाटर वीक 23 से लेकर 1 सितंबर, 23 से लेकर 1 सितंबर तक मनाया गया वर्ल्ड वाटर वीक। कौन सा, वर्ल्ड वाटर वीक, जिसका थीम सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ओके, वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक 23 अगस्त से 1 सितंबर। वीक पता चल गया तो डे भी पता होना चाहिए, वाटर डे कब मनाते हैं, 22 को, 22 को वाटर डे। और वाटर वीक कब मनाया गया, 23 से अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। ठीक है, और स्पोर्ट्स डे की बात करें तो लास्ट पॉइंट आता है स्पोर्ट्स डे। सभी को पता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। ठीक है, जिनके नाम से अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया था। ठीक है, ये सारी चीजें थी, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे अगस्त के 4th वीक के। अगली क्लास में बात करेंगे अगस्त का, अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर का 1st वीक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।